नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल उत्तर प्रदेश की राजनीति में संभल की अहमियत और जरूरत को लेकर है। योगी 2.0 सरकार में संभल उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था का एक टेम्पलेट बन चुका है। उसे लेकर तमाम सियासी सवाल भी लगातार उठते रहे और खास करके 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर संभल को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि संभल में पिछले हफ्ते एक के बाद एक करके 2 अवैध मस्जिदें और एक मदरसे समेत कई अवैध दुकानें जमींदोज की गई। संभल जिला प्रशासन कह रहा है कि अतिक्रमण करने वाले खुद से अतिक्रमण हटा ले, वरना बुलडोजर तो आएगा ही। जिला प्रशासन की सख्त नजर सिर्फ अतिक्रमण पर नहीं है, लेकिन बिजली चोरी पर भी है। 14 दिसंबर को संभल में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चला था। कल रात में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। जिले के डीएम, एसपी, कई सीओ, बिजली विभाग के एसईएन, एसडीओ जैसे तमाम बड़े अफसरों ने भारी भरकम बल के साथ में संभल की मुस्लिम बहुल बस्तियों में छापे मारे। कई जगह बिजली चोरी पकड़ी। बहुमंजिला इमारतों से लेकर मस्जिद की छत तक बिजली चोरी हो रही थी। प्रशासन कह रहा है कि यह अपराध अतिक्रमण, चोरी जैसे जुर्मों के खिलाफ कानून व्यवस्था की एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह साधी कार्रवाई नहीं है, यह सिर्फ एक मजहब को टारगेट करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि संभल के भीतर ही उनका कहना है कि यह कार्रवाई हो रही है, और वो भी मुस्लिम बहुल इलाकों में। संभल जिले में 2/3 आबादी मुसलमानों की है, और दंगल में आज हम यही चर्चा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ केवल संभल के भीतर ही कार्रवाई हो रही है क्या, क्योंकि विपक्ष बार बार यह सवाल उठा रहा है। और जैसे हमने कहा कि संभल अब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक टेम्पलेट बन चुका है। अतिक्रमण हो या बाकी सारी कार्रवाई हो, कानून व्यवस्था से लेकर कोई भी कार्रवाई संभल के भीतर हो रही है। क्या यूपी सरकार बगैर धार्मिक पहचान के अवैध अतिक्रमण खाली करा रही है क्या, या फिर यूपी में कानून व्यवस्था के काम को मजहबी रंग देने की एक नई राजनीति हो रही है? इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। तो ये संभल की तस्वीर हम यहां पर दिखा रहे हैं, और यहां पर एक के बाद एक 3 एक्शन लगातार किए गए थे। पहला एक्शन हुआ था असमोली थाने के हाजीपुर में, जहां हाजीपुर गांव में बुलडोजर एक्शन से पहले ही एक मस्जिद को गांव के लोगों ने गिरा दिया। यानी वहां पर प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचे उससे पहले ही गांव के लोगों ने हथौड़े और छेनी की मदद से मस्जिद को ढहा दिया। दूसरा जो कार्रवाई की गई, दूसरा एक्शन जो हुआ वो भी हाजीपुर गांव के भीतर हुआ। वहां पर मस्जिद से 500 मीटर दूरी पर एक मदरसा था, वहां पर ढोल पिटवाकर मुनादी कराई गई थी। यानी जाहिर किया गया कि भाई यहां पर इस तरीके का अतिक्रमण किया गया है। 4 बुलडोजरों के साथ में करीब 1500 वर्ग मीटर की जमीन पर यह अवैध मदरसा बनाया गया था, उसे ध्वस्त कर दिया गया। और शाम को 6 बजे तक डीएम, एसपी और बाकी सारे बड़े अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात थे। ड्रोन से वहां पर निगरानी भी की जा रही थी कि भाई कोई कानून व्यवस्था वहां पर ना टूटे, उस पर भी नजर रखी जा रही थी। और तीसरा एक्शन जो हुआ है वो मदरसे से करीब 11 किलोमीटर दूरी पर असमोली थाने के राया बुजुर्ग गांव में हुआ है, और वहां 2 बुलडोजरों की मदद से करीब 552 वर्ग मीटर की बनी मस्जिद को तोड़ा गया। मंदिर मस्जिद का विवाद, पत्थर गोली की हिंसा, कुएं बावड़ी की खुदाई, अवैध कब्जे की लड़ाई, कब्जे की जमीन पर मस्जिद, कब्जे की जमीन पर मदरसे, बिजली चोरी के चर्चे। संभल बोले तो सत्ता, सियासत, हक और जमहूरियत की ऐसी प्रयोगशाला जिसमें सत्ता की हनक, कानून की परख, लाठी का दम और अपराध पर बेरहम सिस्टम के चर्चे आम हैं। इन दिनों संभल वाले संविधान, लोकतंत्र, नियम, कायदे, कानून की ऐसी परख से गुजर रहे हैं कि मानो तलवार की धार पर जिंदगी, जरा सी चूक हुई तो गए। यकीन ना हो तो ये मलबे को देखिए। ये संभल के हाजीपुर की मदीना मस्जिद ग्राम समाज की 439 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा करके बनी थी। बुलडोजर आने वाला था,
मस्जिद कमेटी ने खुद ही गिरा ली। इसी गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा करके 1339 वर्ग मीटर का अवैध मदरसा बना था, जमींदोज कर दिया गया। संभल में ही राया बुजुर्ग में 552 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध गोसुल बड़ा मस्जिद बनी थी, मलबे में मिल गई। बुलडोजर पर सवार शासन में इलाके के हाकिम तहसीलदार कहते हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा जो अवैध पाया जाएगा, छत घर से जुदा हो जाएगा। इस तरह से जो भी अवैध कब्जे पाए जाएंगे और उन अवैध कब्जों पर जो मकान बनाए गए हैं, निश्चित रूप से ऐसी ही कार्रवाई करके ऐसे घर की छत घर से जुदा कर दी जाएगी। अफसरों का कहना है कि बरसों बरस से ये अतिक्रमण हुए, लेकिन पिछले दंगे के बाद जब सरकार जागी तो जांच परख शुरू हुई, सवाल जवाब हुए, नोटिस चेतावनी हुई और अब बुलडोजर गरज रहे हैं। सलेमपुर, सलारपुर, हाजीपुर से लेकर राया बुजुर्ग तक संभल जिला प्रशासन मुट्ठी भीग चुका है। अब कोने कोने से अवैध अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। इत्तेफाक बस इतना है कि इसकी जद में कहीं मस्जिद तो कहीं मदरसे ही पड़ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सबका समान सम्मान है। हालांकि सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने का अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लेकिन संभल पर नजर इनायत कुछ खास है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने संभल में 1 वर्ष के भीतर 1000 से ज्यादा जगहों पर अतिक्रमण हटा दिया है। 62 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सिर्फ संभल में मुक्त कराई गई, जिस पर धर्म के नाम पर कब्जा कर रखा था। चक रोड, बंजर जमीन, तालाब, ग्राम सभा और सड़कों को अवैध कब्जे से आजाद कराया जा रहा है। 1 साल में 35 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थल और 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अवैध कब्जे से आजाद कराई गई। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो कार्रवाई है, वो पक्षपातपूर्ण नजर आती है। सवाल इस बात का है कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में अगर आप धर्म स्थल को अवैध की श्रेणी में गिनने लगेंगे और आप देखेंगे कि ये वैध बनी है या अवैध बनी है, तब तो फिर बहुत से धर्म स्थलों पे भी दिक्कतें होंगी। वैसे सीएम योगी साफ कहते हैं कि यूपी में टारगेट पर तो अपराध और अपराधी हैं, गुंडे, माफिया, मवाली हैं। उत्तर प्रदेश में रहना है तो कायदे कानून मानना है। जाहिर है चोर फिर कहां बचेंगे। अंधेरी रात ने खुद जिले के डीएम, एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीएम, एडीएम, 4 सीओ, 3 एसडीएम तमाम दलबल के साथ बिजली विभाग के एससी, एसडीओ, एससीएन, जेई, लाइनमैन को साथ लेकर रेड पर निकल पड़े। क्या दीपा सराय, क्या तीमरदास सराय, क्या रायसत्ती, क्या हयात नगर, क्या सराय तरीन, ताबड़तोड़ छापेमारी। कहीं 4 मंजिला इमारत में बिजली चोरी हो रही थी, कहीं घर के अंदर चोरी की बिजली से दूध की डेयरी चल रही थी, कहीं मस्जिद की छत से बिजली की चोरी हो रही थी, कहीं चोरी की बिजली से ई रिक्शा का चार्जिंग स्टेशन बना था। सारे के सारे पकड़े गए, नामजद रिपोर्ट बनी, मुकदमा हुआ और अब कार्रवाई की बारी। कई बिजली चोरी पकड़ी गई है, जिसमें ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन, डेयरी का चलना, फैक्ट्री का चलना, उसके बाद जो कमर्शियल जितने भी एरिया हैं उनमें भी एक तरह से घरेलू कनेक्शन सभी ने ले रखे हैं। और एक घर मिला जहां से 50-60 लोगों को बिजली सप्लाई हो रही थी, तो उस पर तो बहुत बड़ा तारों का जखीरा पकड़ा। तो अभी एक बार सभी को पकड़ रहे हैं, फिर एक साथ लिस्टिंग करेंगे, एक साथ एफआईआर करेंगे, एक साथ। अब समाजवादी पार्टी कहती है कि बिजली की चोरी तो पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है, चोरी पकड़ी भी जा रही है और कानूनी कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन सिवाय संभल किसी और जिले का डीएम बिजली चोरी पकड़ने नहीं जा रहा। कोई घटना बताइए जहां डीएम बिजली पकड़ने गए हो चोरी की। ये तो काम बिजली विभाग का है या बिजली विभाग के साथ जो विजिलेंस की टीम होती है उनका है। डीएम का काम तो नहीं है ये काम। तो डीएम क्या करने जा रहे हैं? इससे पता चलता है कि आखिर संभल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो लगातार क्या कर रही है। डीएम साहब बिजली पकड़ने गए, अब उनके पास दूसरा काम नहीं बचा है तो बिजली पकड़ने नहीं गए, वो वहां पे वोट बैंक पकड़ने गए। सियासत के आरोप अलग अलग, मगर हकीकत ये कि उत्तर प्रदेश में एक अनुमान के मुताबिक हर साल 4,500 करोड़ रुपए की बिजली चोरी होती है। इससे औसतन 22.5 करोड़ का नुकसान बिजली विभाग को रोज उठाना पड़ता है। लखनऊ में भी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच 191.75 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी गई। और ऐसे में संभल जैसे जिले में भी बिजली विभाग ने 2800 से अधिक बिजली चोरी के मामले पकड़े, मुकदमा किया, 18 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ऐसी व्यापक कार्रवाई सिर्फ
संभल में मजहबी सियासी बुनियाद पर की जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के बड़े और औद्योगिक जिलों में बिजली चोरी की आशंका ज्यादा है। संभल से अभिनव माथुर के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं और दिल्ली में हो सकता है कि वो चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर अगला मंत्रिमंडल किस तरीके से होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार क्या होगा। लेकिन चर्चा संभल को लेकर है और वोट बैंक को लेकर भी। तमाम मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अमित जमई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है कि किसी वर्ग विशेष को लेकर ही ये कार्रवाई की जा रही है। निशा चौधरी प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोकदल की, वो भी चर्चा में शामिल हो रही है। डॉक्टर एमएच खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। और डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, उनसे भी पूछेंगे कि क्या कानून व्यवस्था को लेकर इस तरीके की कार्रवाई कितनी उचित रहेगी और क्या पूरी सख्ती इस पूरी कार्रवाई को लेकर बरती गई है। तमाम सवाल है। 3 सवालों के साथ गौरव जी मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ केवल संभल में ही कार्रवाई हो रही है क्या? यह पहला सवाल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी स्पेसिफिकली इस बात को लेकर आरोप लगा रही है। दूसरा सवाल, क्या यूपी सरकार बगैर धार्मिक पहचान के अवैध अतिक्रमण खाली करा रहा है? और तीसरा सवाल, यूपी में कानून व्यवस्था के काम को मजहबी रंग देने की राजनीति कौन कर रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का मानना है कि जानबूझकर यह कार्रवाई सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ हो रही है जो मुसलमान समुदाय से आते हैं। गौरव भाटिया जी, पहला सवाल से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो कार्रवाई यहां पर हो रही है संभल में, हम पिछले साल भर से अलग अलग तरीके की कार्रवाई देख रहे हैं। कभी अतिक्रमण की कार्रवाई देख रहे हैं, कभी मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई देख रहे हैं, कभी बिजली चोरी की कार्रवाई देख रहे हैं। वहां के समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन विपक्ष बार बार यह आरोप लगा रहा है कि यह बिजली चोरी के खिलाफ केवल संभल में ही कार्रवाई हो रही है, एक टेम्पलेट बनाने की कोशिश, यह आरोप लगाया जा रहा है। गौरव जी। राहुल जी, देखिए, सबसे पहले तो ये तो बहुत गर्व की बात है हर नागरिक के लिए, संविधान संगत, कानून संगत कार्रवाई होती है और सरकारी जमीन जिस पे अतिक्रमण है उसको खाली कराया जा रहा है। इसमें मजहब कहां से आ जाता है ये मैं समझ नहीं पाया। दूसरी बात, पूरी रिपोर्ट मैंने देखी साहिल जी, कहीं पे भी जब ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है सरकारी जमीन से, तो कोई व्यक्ति सामने आके ये नहीं कहता है कि ये जमीन मेरी है, मैंने अतिक्रमण नहीं किया। जब व्यक्ति नहीं कह रहा, मुतवली नहीं कह रहा, मस्जिद के लोग नहीं कह रहे, तो ये समाजवादी पार्टी एकदम से मौलाना पार्टी क्यों बन जाती है और अतिक्रमण की पैरवी करने लगती है, ये चिंताजनक है। दूसरी बात, बिजली चोरी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर एक मस्जिद से 50 कनेक्शन जो अवैध है दिए जाते हैं, क्या ये उचित है? और अगर एक जिला अधिकारी निकलता है और कार्रवाई करता है तो कहा जाता है कि ये मजहब पे है और बाकी जिलों में नहीं हो रही। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, देखिए, हमने देखा है योगी जी की सरकार में कानून का राज है, कानून व्यवस्था कैसे चुस्त है, दुरुस्त है। और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो मजहब के आधार पे ही कार्रवाई नहीं होती थी। मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, जो आरोपी थे वो मुसलमान थे। आजम खां का फोन गया, आपके चैनल ने भी वो स्टिंग चलाया था और कहा गया एफआईआर मत देखना। तो आज जो बड़ा मुद्दा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस देश में न्यायालय भी हैं। अगर कुछ गैर कानूनी कर रही है सरकार तो कानून जो है अपना काम करेगा, ये न्यायालय आदेश दे सकते हैं। दूसरी बात, वो व्यक्ति खुद बाहर निकल के नहीं कहता है कि मैंने अतिक्रमण नहीं किया। तीसरी बड़ी बात, हर बात पे मजहब को ले आना, इस तरह से ये हौसला बढ़ाते हैं उन लोगों का जो माफिया होते हैं, भू माफिया होते हैं, सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण करते हैं। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जब बात आई थी माफिया अतीक अहमद की और हमने देखा मुख्तार अंसारी की, विधानसभा के पटल पर योगी आदित्यनाथ जी ने वो कहा जो एक मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि मिट्टी में मिल जाएंगे माफिया। दर्द किसको हुआ था? अखिलेश यादव बोले थे कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैं पूछता हूं, बुलडोजर चलना ये कानून का प्रतीक है और अगर किसी को लगता है कि गलत चल रहा है तो न्यायालय के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं। ठीक है, कुल मिलाकर ये पूरी कार्रवाई, अमित जमई, जो कहा जा रहा है वो इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि अदालत से इजाजत लेकर, बाकायदा नोटिस देकर
यह कार्रवाई की गई है। और उसका एक उदाहरण मैंने इस चर्चा के दौरान रखा भी था कि असमोली थाने में जो हाजीपुर के भीतर कार्रवाई हुई, वहां तो नोटिस के बाद लोगों ने खुद ही हथौड़े से वो मस्जिद वहां पर गिरा दी और कहा कि भाई ये अवैध है, इसको हम गिराना चाहते हैं। दूसरी जो कार्रवाई वहां पर हुई, 1500 वर्ग मीटर की जमीन पर अवैध मदरसा बना था, वहां पर भी कार्रवाई की गई, बाकायदा अनाउंस किया गया कि हम वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल बीजेपी ये उठाने की कोशिश कर रही है कि आपको हर जगह पर मुसलमान नजर आते हैं, कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ है, धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। साहिल जोशी जी, आप ही के चैनल ने जो कुछ संभल के बारे में दिखाया है, ऐसा लगा कि संभल जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो, क्योंकि संभल में जितनी कार्रवाइयां हो रही हैं, ये आपका वहाँ का जो तहसीलदार है धीरेन्द्र कुमार, उसने एक भाषा का इस्तेमाल किया, आपने सुना उस भाषा के बारे में? वो ये कह रहा है कि छत घर से जुदा हो जाएगी। ये तो आतंकवादी की भाषा है। एक राजस्थान में जो एक हमारे हिंदू भाई की हत्या हुई, तो जो आतंकवादी था उसने कहा कि सर तन से जुदा। ये धीरेन्द्र कुमार, जिसने पीसीएस ऑफिसर ये होगा, जिसने संविधान की शपथ ली है, ये बोल रहा है कि छत घर से जुदा हो जाएगी। तो चाहे ये राजेंद्र पेसिया डीएम हो संभल, इन दोनों के बारे में हम इतना कहना चाहते हैं कि आपका जो बुलडोजर है ब्राह्मणों पे चलता है, दलितों पे चलता है, पिछड़े समाज के लोगों पे चलता है, मुसलमानों पे चलता है। अपनी वीआरएस की जो डेट है उसको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि 2027 में मैं बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री को तुम लोग जो समझते हो ना कि ये इनएफिशिएंट मुख्यमंत्री है, आपकी इन्हीं हरकतों से वो खुश होते हैं ना, तो 27 में आपको उत्तर प्रदेश में जगह नहीं मिली। या तो आप वीआरएस ले लेंगे या तो आप सूबा छोड़ के आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ब्राह्मणों पे जुल्म है, पिछड़ों पे है, दलितों पे है, मुसलमानों पे है, हमारे यहाँ पर जो आप हमें ये बताइए, तहसीलदार है, जो आप हमें ये तहसीलदार बताइए, नहीं सुनिए तो एक सेकंड सुन लीजिए ना। जो तहसीलदार का स्टेटमेंट हमने यहां पर चलाया, आपने लाइन सही इस्तेमाल की कि छत घर से जुदा हो जाएगा। उससे पहले की लाइन ये थी, अतिक्रमण पाया गया, अवैध निर्माण पाया गया तो छत घर से जुदा हो जाएगा। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, अदालत से परमिशन लेकर कार्रवाई, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये जानबूझकर कार्रवाई है? मैं ये कहना चाह रहा हूं साहिल भाई, मैं आप बहुत जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूं, लखनऊ का 90% हिस्सा उसका मैप नहीं है। हमारे डीजीपी विक्रम साहब बैठे हुए हैं, वो लखनऊ में एक लंबा रहे हैं। किस मंदिर का, किस गुरुद्वारे का, किस चर्च का, किस मस्जिद का 99% जो है नक्शा नहीं होगा। कौन सा नक्शा बनता है भाई धार्मिक स्थलों का? तो ये जो सिलेक्टिव कार्रवाइयां हैं मुसलमानों पे, जितना करना है आप कर लो। बिजली के नाम पे जो पुलिस होती है, बिजली के साथ जुड़ी हुई, दलितों के, पिछड़ों के घर पे जाके जो गुंडई तांडव करती है। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत साफ कहा है कि 27 की सरकार आने के बाद जितनी भी ये बिजली का पूरे केसेस हैं, एक दिन में पूरे प्रदेश के लोगों के 80% आबादी का खत्म किया जाएगा। और ये जो संभल का डीएम है और जो धीरेन्द्र कुमार तहसीलदार, अगर नेतागिरी करनी है तो नौकरी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके नेतागिरी करो। बयानबाजी को लेकर चलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। इससे पहले भी संभल के भीतर इस तरीके की बयानबाजी सरकारी अधिकारियों से देखी गई थी, उसको लेकर कई सवाल उठाए गए थे। लेकिन चर्चा आज अवैध निर्माणों की है। अगर अवैध निर्माण होता है तो उस पर कार्रवाई होगी, और कई जगह पर अदालत से इजाजत लेकर वहां पर कार्रवाई हुई। अमित जमे जी, आपको याद होगा जब वाराणसी के भीतर जब मंदिर तोड़े गए थे, तब भी समाजवादी पार्टी उस पर सवाल उठाने की कोशिश कर रही थी। तो तब तो वहां पर धर्म विशेष के मंदिर आपको नहीं दिखाई दिए थे। इस सवाल पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा जल्दी से गौरव भाटिया जी से मुझे एक प्रतिक्रिया। 10 सेकंड चलिए। देखिए, जब सड़क चौड़ीकरण के नाम पे वाराणसी में हमारी सारी पुरातन मंदिरों को ढहाया गया, समाजवादी पार्टी लड़ी उसके खिलाफ। अयोध्या जी में हमारे पुरातन धरोहर को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वही तो बात है, सनकीपन में सड़क नहीं, हम बोले उसके खिलाफ की बात आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे पुरातन मंदिरों को, मस्जिदों को ढहाएंगे, इसका फैसला अयोध्या जी में हो गया है। तो 27 में आप तैयार रहिए कि इसका फैसला पुराना मंदिर की जनता ने तय कर लिया है। तो यही तो बात है ना, पक्षपात वाला आरोप टिकता नहीं है। सरकार तो वही कह रही है कि हम सड़क चौड़ी कर रहे थे, वहां पर हमने मंदिर तोड़े। यहां तो आप पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं ना। आपका आरोप क्या है? साहिल जी मैं ये कह रहा हूं, मेरा आरोप ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के जितने भी केसेस के मामले हैं, विक्रम जी बताएंगे। अनुपम दुबे का फर्रुखाबाद का एक मशहूर केस है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था
कि आप उसके परिवारों से जुड़े हुए जिन जिन के लोगों का आपने अनऑथराइज, आपने उनके मकान के होटल को गिराने का काम किया है, ये काम उत्तर प्रदेश की सरकार का नहीं है, ना ये पुलिस का है। लेकिन डीएम को ये लगता है कि मुख्यमंत्री सिलेक्टिव कार्रवाई इनएफिशिएंट है, उसको नहीं आता है कि शासन कैसे कराया जाए। तो मुसलमानों को गिराओ खुश हो जाएंगे, ब्राह्मणों को गिराओ बाबा खुश हो जाएंगे। टेम्पलेट, संभल मतलब टेम्पलेट। लोकसभा चुनाव के बाद संभल पर विशेष ध्यान, संभल को एक तरीके से टेम्पलेट बनाया जा रहा है कि भाई देखिए यहीं पर सब कुछ होता है गलत जो होता है, और वो भी मुस्लिम बहुल इलाके में। समाजवादी पार्टी एक तरीके से वही कहने की कोशिश कर रही है। नहीं साहिल जी, सबसे पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, कड़ा विरोध करता हूं। सोचिए, गुंडा पार्टी के प्रवक्ता आज तक पे लाइव डिबेट में बैठ के धमकी दे रहे हैं तहसीलदार को और डीएम को। ये क्या है भाई? आप बताइए, राजनीति ऐसे होगी क्या? तुम्हारा वीआरएस देख लेंगे, 27 में हमारी सरकार आ रही है। क्या किसी पार्टी को या उसके प्रवक्ता को ये शोभा देता है? एक सरकारी अफसर ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, अतिक्रमण हटा रहा है। दोबारा जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। शांत कराइए। छत घर से जुदा, ये बीजेपी आरएस की भाषा है। 27 में या तो वीआरएस ले लेना या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देना। गौरव भाटिया जी, आपका पैंट और पजामा तो दुनिया देख चुकी है, देखिए आप बोलने लायक नहीं है। नहीं, प्लीज अमित जमे जी, प्लीज उतार देंगे आपका पैंट भी, आज पजामा व्यक्तिगत टिप्पणी इस डिबेट पे मत कराइएगा। नहीं, अमित जमे प्लीज। दुनिया में आपका नहीं, किसी भी तरीके से मैं इस डिबेट में किसी भी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी अमित जमे जी। हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हमारे पास मुद्दा है और उस मुद्दे पर ही हम बात करेंगे। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, बीजेपी के शासन पर बात करिए ना, विपक्ष होने के नाते। टेलीविजन में बहुत सारी चीजें होती रहती है, प्लीज एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, फिर उनको भी रोकना मुश्किल हो जाएगा और चर्चा फिर यही होती रहेगी। कृपया प्लीज गौरव भाटिया जी आपकी बात खत्म करिए, चलिए। सबसे पहले तो ये जो धमकी इन्होंने दी, ये अपने आप में दर्शाता है कि मायावती ने गुंडा पार्टी क्यों कहा था, क्यों साइकिल टूट गई है। व्यक्तिगत टिप्पणी यहां कर रहे थे, बीच में बोल रहे थे, तो एक बात बोलूंगा, मेरा पजामा छोड़िए, अखिलेश यादव जी का पजामा किसने उतार दिया बेइज्जती करके, चर्चा में गवार दिखे, वो सबके सामने आ गया। कम से कम अखिलेश यादव का पजामा मत उतारा करिए, पढ़ लिख के आइए। और सुनिए साहिल जी, जो मैंने उनको बोला वही आपको भी बोल रहा हूं। ऐसे बोला जाता है, जो उनको मैंने बोला वही आपको भी बोल रहा हूं। एक स्तर बनाए रखते हैं हम सब लोग, मैंने उनको इसीलिए टोका था। आपको भी वही बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूं। साहिल भाई, आपका कैमरा थोड़ा ध्यान रखना, कैमरे का ध्यान रखना। धन्यवाद। तो मैं अब अपने बिंदु रखूंगा, बिंदुवार तरीके से चर्चा करूंगा। चलिए बिंदु पर आइए। सबसे पहले देखिए, ठीक, हाँ, धर्म ढूंढ लेते हैं। धर्म की राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति कौन करता है मैं आपको बताता हूं। इनका मैनिफेस्टो पढ़िएगा। कह रहे थे मुसलमानों पे आतंकी मुकदमे जो लगाए गए हैं वो झूठे हैं, हम वापस ले लेंगे। धर्म ढूंढ लिया आतंकियों का, क्योंकि मुसलमान थे। घुसपैठियों का धर्म ढूंढ लेते, वापस मत भेजो, इलू इलू करेंगे क्योंकि मुसलमान हैं। और छोटी छोटी बच्चियां जो 10वीं पास और 12वीं पास, इनका मैनिफेस्टो पढ़िएगा। उसमें लिखा है कि अगर मुसलमान बच्चियां 10वीं क्लास पास करेंगी तो 30,000 रुपए देंगे। हिंदुओं को नहीं देंगे, सिख को नहीं देंगे, ईसाई को नहीं देंगे। तो ये तो धर्म ढूंढने का काम करते हैं। दूसरी बात, इनका तर्क क्या है? इनका तर्क इन्हीं की तरह खोखला है जैसे इनकी टूटी साइकिल है। इनका तर्क ये है कि देखिए, दूसरे धर्म के लोग भी गलत करते हैं। तो बिल्कुल सही बात आपने भी उजागर करी और मैं भी डंके की चोट पे कहता हूं, सरकारी जमीन पे अतिक्रमण हो, अवैध कोई भी कनेक्शन हो बिजली का, अगर कार्रवाई होगी तो सब पे बराबर होगी। और आप मुझे बताइए, क्या दूसरे की गलत बातों से सीखना है? हम सब जानते हैं, मुसलमान है, रोड पे नमाज पढ़ते हैं। हिंदू वर्ग तो बाहर नहीं आता, ये नहीं कहता कि मैं सारी रोड कब्जा लूंगा, मैं यहीं पे पूजा करूंगा। अच्छी बात सीखिए, बुरी बात का त्याग करिए। लेकिन दिक्कत क्या है, मुसलमान अगर चाहे कि वो बुरी बात को छोड़ देगा, तो ऐसी पार्टियां हैं जिनकी 2 कौड़ी की औकात रही है और आके धर्म के आधार पे आतंकियों का संरक्षण करती है। ये गलत बात है। और अंत करूंगा एक बात और, लखनऊ में, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ,
तमीज 90% से बात करो। कोई भी ऐसा घर नहीं देश है की तीसरे जिसके नंबर की नक्शे सबसे बड़ी पार्टी के बारे वाले में पास ना हो, इनको हल्के पता शब्दों में नहीं। ठीक है। बात करना अवॉइड जरा करो। भाषा चलिए। भाषा सभी लोग भाषा अरे की चुप मर्यादा रहो। रखेंगे। चलिए आठ- एक मिनट आठ प्लीज साल- प्लीज 8 साल हो गए सत्ता अमित जी में नहीं आ प्लीज पाए। प्लीज गौरव भाटिया जी प्लीज प्लीज साहिल भाई, प्लीज साहिल भाई, प्लीज मुझे जवाब देना है। गौरव मुझे भाटिया जवाब जी गधे को हटाओ, ये एक गधा जल्दी से पागल हो एक जल्दी से गया, एक चीज कोई का इंजेक्शन लगाओ, गधा पागल। एक चीज का जवाब चाहिए प्लीज। कोई इस तरीके से बात नहीं करेगा। गौरव भाटिया जी प्लीज, आप नहीं, ये दोनों क्या- कई सालों से वो प्रवक्ता क्या कर रहे है। हैं? रुकिए साहिल जी। नहीं आप नहीं ये किसी भी लोग भाषा का क्या इस्तेमाल कर नहीं रहे होगा हैं? और मैं सुनिए, बोल चुका एक मिनट। हूं इसके बारे में। नहीं प्लीज आप दोनों सुनिएगा प्लीज। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। बाकी लोग भी इस पैनल पर बैठे हुए हैं। मेरा सवाल गौरव भाटिया जी आपसे है, दोनों उतरेगा आप मेरी आपका। बात सुनिएगा। मेरा सवाल आपसे उतरेगा। है, सरकार की कथनी और करनी में भी फर्क नहीं होना चाहिए। यह बात सही है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसका समर्थन किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए 2009 में सरकार की तरफ से सर्वे किया गया था। 40,000 अवैध धार्मिक स्थल अवैध पाए गए थे। 40,000 स्थल धार्मिक स्थल अवैध पाए गए थे। 1,779 एकड़ जमीन डिफेंस की जमीन जिस पर कब्जा पाया गया था। और अभी आंकड़े क्या कह रहे हैं? पिछले साल भर में 1,000 अवैध निर्माण हटाए गए। यानी अवैध निर्माण का तो पूरा पुरजोर आपके पास में एक तैयार लिस्ट फेरिस्त पड़ी हुई है वहां पर, और कार्रवाई सिर्फ 350 धार्मिक स्थलों पर हो पाई अब तक। नहीं यह भी तो सवाल पूछा नहीं। जाएगा ना साहिल जी, इसमें एक बात मैं कहूंगा बहुत जिम्मेदारी से। सबसे पहली बात तो अतिक्रमण नहीं हो पा रहा है जैसा समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, यह भी एक उपलब्धि है, आप मानेंगे। दूसरी बात, आपने खुद माना कि 40,000 धार्मिक स्थल ऐसे 40,000 जहां पे अतिक्रमण था। हाँ 40,000 40,000 आपने ही बोला अभी 40,000। हाँ, तो मैं भी यही बात कह रहा हूं कि अगर आज शुरुआत हुई है और धार्मिक स्थल चाहे किसी भी धर्म का हो, हम जानते हैं खासकर एक धर्म ऐसा है जहां अतिक्रमण ज्यादा होता है, लेकिन चलिए सभी धर्मों के जो भी अनुयायी हैं वो इसको सही बताएंगे। दूसरी बात मत भूलिएगा साहिल जी, जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं। अब याद करिए 1 साल पहले योगी आदित्यनाथ जी ने एक आदेश दिया था, लाउड स्पीकर किसी भी धार्मिक स्थल पे एक समय के बाद नहीं बजेगा, और अगर वो इलीगल होगा तो हटाया जाएगा। लाउड स्पीकर हटाए गए मस्जिद से भी, लाउड स्पीकर हटाए गए मंदिर से भी। तो यही तो दिखाता है समानता, यही तो दिखाता है संविधान का राज, कि ये नहीं देखा जाता कि अतिक्रमण मैं तो सिर्फ ये देखता हूं कौन लाउड स्पीकर कि श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, यहां पर अवैध धार्मिक निर्माणों पर कार्रवाई की गई। सिर्फ 350 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई, वो भी पिछले साल भर में। 2009 से यह लिस्ट सरकार के पास पड़ी हुई है, लेकिन कार्रवाई वहां पर देखी नहीं गई थी। अमित जमाई जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। कितनी मस्जिदों पे कार्रवाई करी थी जब इनकी सरकार थी? 5 साल पूछिए जरा। मैं दोबारा से अमित जमाई, मैं दोबारा से समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय अखिलेश जी की तरफ से बहुत साफ कह देना चाहता हूं कि सरकार का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जातिवाद के नशे में चूर है। हर दिन ब्राह्मणों का फेक इनकाउंटर ना हो, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर न चले, तो वो नाश्ता नहीं करते हैं। एक बात बताइए, कोडीन भाई जौनपुर वाले, उसका पूरा जो गिरोह था, ईडी की रिपोर्ट में, एसआईटी 10 सेकंड एसआईटी की रिपोर्ट में लखनऊ से एफआईआर हुई, किसके घर पे बुलडोजर चला? आरोप तो आप धर्म के नाम पर कर रहे थे, किसके घर पे ब्राह्मण चला? कहां से आ गए इसमें? बुलडोजर किसके घर पे चला? अगर वही कोडीन भाई ब्राह्मण होता, पिछड़ा होता, दलित होता, तो अब तक तो मुख्यमंत्री का दफ्तर लंका लगा चुका होता। पुलिस को आदेश है। अब तक तो आप कह रहे थे कि धर्म के नाम पर कार्रवाई हो रही है, अब इसमें धर्म भाई का कुछ नहीं होना चाहिए। भीतर ब्राह्मण कहां से आ गए? तो विरोधाभास बोल दिया। नहीं है सजाती गुंडे हैं, वो मुख्यमंत्री का संरक्षण है। तो कोडीन भाई एंड कंपनी का जो ड्रग कार्टेल है, विक्रम जी ज्यादा जानते हैं कि पूरे मामले में लखनऊ में गौरव भाटिया जल्दी से, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और ना होगी, ना होगी गिरफ्तारी। अमित गौरव भाटिया, देखिए मैक्रो लेवल का आरोप अभी धीरे धीरे माइक्रो होते जा रहा है। धीरे धीरे आप जाति ढूंढ रहे हैं उसमें, बोलिए। सच है जाति सच है उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कैसे विरोधाभास सामने आता है। अखिलेश यादव रोज कहते पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक।
वहां पे तो ब्राह्मण की बात ही नहीं करते आप, वहां पे तो जो और जाति है उनकी बात ही नहीं करते। यहां बड़ा आपको ब्राह्मण याद आ गया। और सबसे बड़ी बात है, जब ब्राह्मण माफिया का एनकाउंटर हुआ था तो सबसे ज्यादा कौन रोया था? अखिलेश यादव। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा ये जो माफिया है ये ब्राह्मण है। मतलब माफिया का भी ये धर्म और जात ढूंढ लेते हैं। और दुख की बात क्या है, मैं अंत करूंगा इस बात पे। ये एक ट्वीट है समाजवादी पार्टी का, बोलेगी जब बहराइच में दंगे करवाए लोगों ने। आप भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मणों को धमका सकते हैं, विधायकों को, हमको नहीं धमका सकते। बीच में ना बोले। साहिल जी आपको डिबेट में चलिए आपका ये खत्म करने दीजिए। चौधरी अमित भाई खत्म करने दीजिए। डॉक्टर सिंह, डॉक्टर विक्रम सिंह के पास जाना है, कई बार उनका नाम लिया गया है, जरा उन्हें भी पूछा जाए प्लीज प्लीज प्लीज। अमित जमाई जी प्लीज, भारतीय जनता पार्टी प्लीज बात पूरी तो कर गलत होगा किसी भी समाज के खास समाजवादी पार्टी। ठीक है, उनको बात पूरी करने दीजिए। अमित जी प्लीज, अमित जी प्लीज। इंसाफ और इंसानियत। ठीक है अमित। ब्राह्मण अगर दबा कुचला है साहिल जी के, हम नहीं बोलेंगे। बात खत्म करिए आपकी। अरे कैसी नहीं बोलिए ना, आपको बोलने से कौन मना कर रहा है, लेकिन उनकी बात तो खत्म हो जाने दीजिए। गौरव भाटिया आपकी बात खत्म बताओ, करिए। पंकज चौधरी ने क्यों धमकाया ब्राह्मणों को? चलो बताओ, धन्यवाद। पंकज चौधरी ने क्यों धमकाया ब्राह्मणों को? क्षत्रियों को नहीं धमकाते हैं। अरे आप तो कहीं और डिबेट लेके जा रहे हैं। चर्चा जरा अमित जी को शांत करिएगा प्लीज। गौरव भाटिया लगता है समाजवादी पार्टी का कुत्ता काट गया है। गौरव भाटिया धन्यवाद। बोलिए। नहीं नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ मैं बता रहा हूं, देखिए समाजवादी पार्टी किस तरह से राजनीति करती है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पूरा देश देखे, शर्मसार हो जाएंगे आप। बहराइच में जब मुसलमानों ने पथराव किया वर्दी पर, तो इन लोगों ने किसका साथ दिया? इन्होंने जो पथराव कर रहे थे, जो हुड़दंग फैला रहे थे, उनका साथ दिया और कहा मुस्लिम इलाके से अगर हिंदू जुलूस जाएगा तो ऐसा ही होगा। साहिल जी आप बताइए, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। आप मुझे साहिल जी ये बताइए, क्या हिंदुस्तान में हिंदू इलाका अलग है और मुस्लिम इलाका अलग है? यही तो जिन्ना की सोच है जो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव आगे नहीं है ना भैया। भारत का कोना कोना तो नहीं है ना, है। इसीलिए सवाल उठता है कि भाई 40,000 अवैध निर्माणों के बाद हिंदू जुलूस मुस्लिम एरिया से जा रहा है, सिर्फ संभल के भीतर कार्रवाई क्यों हो रही है? एमएच खान, डॉक्टर एमएच खान, क्या जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कह रही है, नहीं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कहने की कोशिश कर रही है कि थानों, बिजली टीमों, डीएम तथा एसपी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में संयुक्त कार्रवाई एक अच्छी तरह बिछाया गया जाल है। खान साहब ये कहने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन अवैध निर्माण पर कार्रवाई क्या सचमुच में जाल है या टेम्पलेट की तरह आप उसको देखते हैं जो आरोप बार बार लगाया जाता है? नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस्लाम में अवैध कब्जा करके मस्जिद बनाना हराम है, उस पर नमाज नहीं होती है। मैं स्वागत करूंगा जिन लोगों ने अवैध कब्जा करके मस्जिद बनाया था उसको गिरा दिया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन संभल में ही सारी कार्रवाई क्यों हो रही है? आदरणीय विक्रम सिंह जी बैठे हैं और यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं जो लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के थानों में मंदिर बना हुआ है, क्या आर्डर है उसका? क्या उसका रकबा लिखा हुआ है कि आपको दिया जा रहा है मंदिर बनाने के लिए? आप देखिए, बापू भवन, लखनऊ में बापू भवन और सचिवालय के बीच में मंदिर बना हुआ है, सड़क रुकी हुई है, जाम लगता है, क्या उसका आप बुलडोजर चलाएंगे उस पर सवाल पूछेंगे आप कि ये मंदिर कैसे बना है, ये इसका बैनामा हुआ है कि नहीं हुआ है? बात करना आसान हो जाता है। आप न्यायालय जाना बंद कर दीजिए, आप हाई कोर्ट बंद कर दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट बंद कर दीजिए, आप थाने में बैठकर एफआईआर लिखना भी बंद कर दीजिए। किस आधार पर आप बुलडोजर चला रहे हैं भाई? अभी तक आप 9 साल हो गया बीजेपी की सरकार को, क्यों नहीं अभी तक संज्ञान लिया कि ये अवैध है? बनने कैसे दिया? जो बनने दिया है वो भी दोषी है और जो बनाया है वो भी दोषी है, दोनों दोषी हैं, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि जिसने बनवाया उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो बना रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सही बात तो ये है, डिबेट तो ये है, डिबेट ये थोड़ा ही है कि हाँ पैंट खोल के भाग जाओ, पजामा उतार दो, ये कर दो, वो कर दो, ये हल्की बातें मत करिए।
गौरव भाटिया के पास जाने के पहले जल्दी से मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या आपको इस पूरी कार्रवाई पर राजनीति नजर आती है, कोई कम्युनल पॉलिटिक्स नजर आता है? आप स्पेसिफिक बात करिए, मैं गौरव भाटिया जी से जवाब लूंगा उसको लेकर। हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए मैं कह रहा हूं आपसे कि ये बिल्कुल द्वेष की भावना से काम किया जा रहा है। कहीं किसी को आप देखिएगा, आप देख लीजिए कि 90% मुसलमानों के ऊपर द्वेष की भावना से काम किया जा रहा है गौरव भाटिया। दलितों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, 90% बैकवर्ड क्लास के लोगों पर कार्रवाई हो रही है, नहीं करी जा रही लोग बड़े लोगों पर कार्रवाई। बड़े लोगों पे बुलडोजर नहीं चल रहा है, बड़े लोग बचे हुए हैं, आराम से फुटबॉल खेल रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको नहीं दिखाई देता कि क्रिमिनल कितने बड़े हार्ड क्रिमिनल हैं। एमएच खान जी जवाब ले लेते हैं, उत्तर दे दूंगा। सरकारी पार्टी के प्रवक्ता से जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया जी जवाब। देखिए, यहाँ पे डीजीपी विक्रम सिंह जी जो पूर्व में पुलिस के सबसे आला अधिकारी हैं वो बैठे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, साहिल जी आप मुझे बताइए, कार्रवाई होने जा रही है और पता चला 100 घर जो हैं इन लोगों ने अतिक्रमण किया है सरकारी भूमि पर। क्या कोई सरकारी मुलाजिम या डीएम पहले ये देखेगा कि 90 घर हिंदू के हैं 10 मुसलमान के हैं, या 90 मुसलमान के हैं 10 हिंदू के हैं? वो ये देखेगा ये है खसरा, ये खतौनी, ये है पता, ये है हमारी जमीन। बापू भवन के सामने जो मंदिर बना है उसका जवाब दीजिए पहले हमको। बापू भवन के सामने जो मंदिर बना है उसका जवाब दीजिए। विक्रम सिंह जी ने भी देखा जी, मैं ऐसे चर्चा नहीं कर सकता, और सारे लोग बैठे हैं। अगर आप ऐसी चर्चा चाहती है मैं कुछ नहीं कर सकता। जवाब दीजिए कि उसका मंदिर का कागजात है कि नहीं है, थानों में मंदिर ठीक है, आप चुप करें। एमएच खान जी एक मिनट, किसकी जमीन है? एमएच खान जी एक मिनट, एमएच खान जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर खान एक मिनट, डॉक्टर खान एक मिनट, डॉक्टर खान एक मिनट, डॉक्टर खान एक मिनट, डॉक्टर खान एक मिनट। बेसिकली वो ये कहने की कोशिश, नहीं ठीक है, पूछते हैं, एक मिनट बीच में नहीं, पूरी करना चाहता हूं, मेरी बात पूरी नहीं हुई है साहिल। स्पेसिफिक सवाल पूछा जा रहा है, स्पेसिफिक सवाल पूछा जा रहा है कि अगर गैर कानूनी मंदिर दिखाई देते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाती, भले वो सरकारी जमीन पर हो। यही बात कहने की कोशिश की जा रही है गौरव भाटिया। अभी हाँ, मैं अब उत्तर दे दूं और मेरी विनती है साहिल जी, बीच में मैं किसी के नहीं बोल रहा, मेरे बीच में भी ना बोले। अगर मेरे आधार इतने मजबूत हैं कि दूसरे लोग विचलित हो जाते हैं तो फिर ये उनकी दिक्कत है। अब आप सुनिए, पहली बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जब कार्रवाई होती है तो कोई ये नहीं देखता कितने मुस्लिम, कितने हिंदू, कितने सिख, सिर्फ कार्रवाई होती है क्योंकि जिसपे अतिक्रमण है वो सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन वापस लेना एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आपकी डिबेट में बात चल रही थी कि मंदिर तोड़े गए, बनारस की बात कर रहे थे, सपा के प्रवक्ता ने भी कहा, तो भाई फिर अपने आप में विरोधाभास है कि अतिक्रमण अगर कहीं भी होगा तो कार्रवाई होगी। तीसरी बात, इन्होंने कहा केवल संभल में हो रही है, तो मैं एक आंकड़ा रख रहा हूं, सुनिएगा। प्रयागराज में 2020 से 2023 के बीच में अतिक्रमण की कार्रवाई हुई और उसको हटाया गया उसके बाद बुलडोजर से, और जमीन गरीबों को दी गई। अतीक अहमद ने भी कब्जा रखी थी। कानपुर में 2021 में, लखनऊ में 2022 से 2024 के बीच में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तमाम भूमि ऐसी है जो नोएडा अथॉरिटी की थी और अतिक्रमण हटा के वापस दी गई। अच्छा, बीच में ना, ठीक है, ये देखिए साहिल जी, के सामने ये तरीका ठीक है साहिल जी, ये तरीका। चलिए काम करते हैं, जरा एक मिनट, डॉक्टर खान एक मिनट, डॉक्टर खान एक मिनट, बातचीत, डॉक्टर खान एक मिनट, डॉक्टर खान एक मिनट, मैं जवाब पूरी करना चाहूंगा। जो जवाब नहीं, एक मिनट, ठीक है, लाइन में टोके वो क्या हालत। दरअसल गौरव भाटिया ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए नहीं इस तरीके से अवैध है कि अवैध है, बताइए। डॉक्टर खान एक मिनट, डॉक्टर विक्रम सिंह का नाम, डॉक्टर विक्रम सिंह का नाम, ये तरीका है चर्चा का, घर में एक मिनट डॉक्टर, नहीं डॉक्टर खान एक मिनट, जरा शांत करिए, जरा प्लीज शांत करिएगा, वरना बातचीत नहीं हो पाएगी। प्लीज डॉक्टर खान, मैं सबको बोलने का मौका देता हूं। डॉक्टर सिंह की बात आपने भी रखी, गौरव भाटिया भी कह रहे थे, जरा डॉक्टर सिंह के पास चलते हैं। फॉर्मर डीजीपी रहे हैं, उन्होंने भी कई सारी कार्रवाइयां देखी होगी। मैंने कुछ आंकड़े विक्रम सिंह जी इस चर्चा के दौरान रखे थे। 40,000 अवैध निर्माण, धार्मिक स्थल, वो भी ऐसा नहीं है कि जनरल अवैध निर्माणों की बात हो रही है। धार्मिक स्थानों को हटाना कितना मुश्किल है, और जो बार बार आरोप यहां पर लगाने की कोशिश हो रही है कि विशिष्ट धर्म के धार्मिक स्थलों को ही हटाने की कोशिश हो रही है अवैध निर्माण के नाम पर,
इस पे भी कितनी सच्चाई है? डॉक्टर खान ने भी कुछ नाम लिया हुआ है। जी साहिल जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं इसमें केवल ये कहना चाहूंगा, अतिक्रमण वो बदनुमा धब्बा है जो कि भ्रष्टाचार का प्रतीक है। और भ्रष्टाचार का प्रतीक इसलिए है, एमएच खान साहब की बात से मैं शुरू करूंगा। श्री एमएच खान साहब ने यह कहा था कि उन अफसरान के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। मैं सहमत हूं, बिना अफसरों और राजनेताओं की मिली भगत के ये संभव ही नहीं है। ये पाप की इमारत बनती ही तब है जब एक तरफ से राजनेता जेबें भरते हैं, दूसरी तरफ से अफसर जेबें भरते हैं। एनएन वोरा कमेटी का आप ध्यान करें, कभी कीजिएगा। एनएन वोरा कमेटी ने कहा कि अफसर, अधिकारी और माफिया, इनकी मिली भगत से ये सब काम होते हैं। तो हम अगर गंभीर हो तो उस पर कार्रवाई कर ले, लेकिन हम करेंगे नहीं। एमएच खान साहब की दूसरी बात, एक रूपता रखनी चाहिए शासन प्रशासन को। एक तरफ कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये शोभा नहीं देता है जो दे। अब मैं बताऊं संभल के ऊपर। देखिए, मैंने 36 साल पुलिस का नमक खाया है। जिसने हमारे थाने पर हमारे ऊपर हमला किया वो हमारे टारगेट में प्रथम सर्वोच्च प्राथमिकता पे रहता है। संभल में जिस तरीके से पुलिस और कमीशन पे आक्रमण हुआ, फॉरेन मेक वेपन से हुआ, फॉरेन मेक एमटीज मिले, तो मैं इसमें दोष नहीं देता, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार की दुर्व्यवस्था थी और उसके बाद जो शासन प्रशासन पे हमला हुआ हमारे महिला पुलिसकर्मी के ऊपर, हमारे पुलिसकर्मियों के ऊपर, तो उसके बाद अगर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, धारा 67 यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अंतर्गत मुतवल्ली को नोटिस दी गई, तहसीलदार कोर्ट में मामला चला, मुतवल्ली कोई कागज पेश नहीं कर पाए, तो फिर डिमोलिशन तो होना ही होना है। लेकिन यह कह देना कि डिमोलिशन केवल एक ही वर्ग का हो रहा है, यह संभव नहीं है। आपके जितने प्रवक्ता हैं हमसे कहीं ज्यादा साधन संपन्न है, वो चाहे तो कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आज तक कोई कोर्ट गया नहीं कि शासन प्रशासन एक तरफा कार्य कर रहा है। और आखिरी बात, एक सेंटेंस, श्री एमएच खान कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर नहीं है। जी बोलिए, आपकी बात खत्म करिए, मैं आता हूं आपके पास। श्री एमएच खान साहब के तीखे सवालों का उत्तर मेरे पास नहीं है और मेरा उत्तर न देना ही उत्तर है। मैं समझता हूं सब समझ गए होंगे। डॉक्टर सिंह जी, उसके साथ साथ जब सरकारी अधिकारी वहां पर घोषणा देना शुरू करते हैं ना कि छत घर से जुदा हो जाएगा। हाँ, पिछली बार किसी ने घोषणा दी थी कि अगर आपको भुजिया खाना है तो सेवैया खानी है तो भुजिया भी खानी होगी, तो इसका भी तो असर कहीं ना कहीं होता है ना, इसलिए भी तो राजनीति होती है। साहिल जी, ये अत्यंत आपत्तिजनक है। मैं घोर आपत्ति है और ऐसे अधिकारियों को निलंबित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे कुत्ता काट ले तो मैं कुत्ते को नहीं काटूंगा। अगर वहां कहीं पे किसी ने कह दिया सर्तन से जुदा, ये हमें मौका नहीं देता कि हम भी उसी भाषा शैली बोलने लगे। हम राजकीय कर्मचारी हैं, अनुशासन नियम से बंधे हैं, हमें बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और जिन्होंने कहा है इस तरीके की बातें असह्यत, उनका निलंबन और डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए। इसी बात को लेकर निशा चौधरी जी, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के भीतर जानबूझकर यह कार्रवाई की जा रही है? जिस तरीके से बार बार विपक्ष यहां पर आरोप लगा रहा है, एक नई राजनीति यहां पर देखने को मिल रही है। साहिल जी, ऐसा है, संभल में जो कार्रवाई हुई है, सबसे पहले तो आप देखिए वो कार्रवाई का निर्णय कोर्ट तक जाकर के हुआ है। कोर्ट में पहुंचे हैं, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अवैध निर्माण था, उसके ऊपर कार्रवाई की गई। फिर अगर इस तरीके की बातें की जाती हैं समाजवादी पार्टी द्वारा या किसी द्वारा, तो मुझे लगता है ये न्यायालय के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश है, जो बहुत ही गलत है। दूसरी बात, अभी एक तरफ वो कह रहे हैं कि मंदिरों पर भी कार्रवाई हुई, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि खाली एक वर्ग को देख करके, एक धर्म को देख करके, कुछ जातियों को देख करके योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। तो किसी एक बात पे अडिग रहना चाहिए। दोनों तरफ की बात कहने का मतलब है कि योगी सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल कानून का पालन करते हुए कर रही है, अधिकारी जो कार्रवाई कर रहे हैं वो बिल्कुल कानून का पालन करते हुए कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके की बातें हम कहते हैं कि धर्म के आधार पर ये हो रहा है, जाति के आधार पर ये हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को जो खो चुके हैं उसको दोबारा से पाने के लिए जनता को गुमराह करने की कोशिश है। दूसरी बात, अभी प्रवक्ता ने, एक मिनट साहिल जी, एक बात बताइए, अभी जब कहा कि 27 में ये होगा, उसमें ये होगा, आगे आने वाले चुनाव में जो भी होगा उसका निर्णय सिर्फ जनता करती है। उसको लेकर के हम आज ये धमकी दें कि योगी सरकार चली जाएगी, ये सरकार चली जाएगी, ये दिखाई नहीं देगी, ये कहना मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। राजनीति में सब चीजों का निर्णय जनता के हाथ में। नहीं साहिल जी, मैं भी हमारी जो साहिल जी, ये कार्रवाई ना तो किसी धर्म को देख के की गई है, ना किसी जाति को देख के की गई है। हमारी जो अगर जनता की, ठीक है, अमित जमाई जी जवाब दीजिए। धमकी देना ठीक नहीं है। हालांकि डॉक्टर विक्रम सिंह भी कह रहे हैं कि सरकारी अधिकारियों को भी बयानबाजी से बचना चाहिए। पूर्व डीजीपी जिनका नाम सभी यहाँ बैठे हुए महानुभाव ले रहे थे। अमित जमाई जल्दी से जवाब।
पूर्व डीजीपी साहब ने सबसे अच्छी बात ये कही है कि छत घर से जुदा वाले जो ये धीरेन्द्र कुमार तहसीलदार है, इस पे सबसे पहले उत्तर प्रदेश का शासन इमीडिएट कार्रवाई करके इसको सस्पेंड कर, नंबर 1। नंबर 2, अगर मेरा समय खत्म हो रहा है, जायज है या नाजायज है ये बता दिया जाए, बस हमको उसको गिरा। नहीं, आप देखिए ये बहस लंबी चलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से संभल के भीतर कार्रवाई हो रही है, मुझे नहीं लगता कि संभल के भीतर कार्रवाई होगी। मुझे इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका से एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। अमेरिका के ओहायो से एक खबर आ रही है कि ओहायो में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के घर पर हमला किया गया है। इस हमले में जेडी वैंस के घर की खिड़कियां टूट गई है। इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इसका बयान भी इस पर जारी किया जाएगा। ये तस्वीरें आप यहां से देख सकते हैं, जांच की जा रही है। ओहायो के भीतर पत्थरबाजी में जेडी वैंस के घर की खिड़कियां टूट गई और उसके बाद वहां पर जांच की जा रही है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेने की भी खबर है, लेकिन अभी तक सीक्रेट सर्विस की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है, उसका भी इंतजार रहेगा।